Anyways, welcome in lecture number 28. Today we'll go through what is man-machine system, what is closed loop system and open loop system. In previous lecture, we have discussed about productivity. What is exactly productivity? So we have seen that productivity and the objective of ergonomics. Then we have seen the productivity, and we know that it is the crying need of the modern world business, and to reduce the cost of production, we have to successfully if we have to successfully compete inside the country or abroad. If our product is of international category, then we have to bring down the cost of the product and try to face the competition, and then only we can face the competition in India and abroad. And then we have seen that productivity is majorly divided into three aspects of productivity. One is labor productivity, and then is material productivity, and मशीन प्रोडक्टिविटी, दैट इज मैन मशीन सिस्टम. तीन चीजों में इनको हमने बांटा था. तो लेबर प्रोडक्टिविटी हमने देखी थी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी देखी थी, और मशीन प्रोडक्टिविटी देखी थी. तो लेबर प्रोडक्टिविटी में हमने लेबर की एफिशिएंसी और उसकी वेलबींग की बात करी थी कि लेबर की एफिशिएंसी कैसे देखेंगे. अर्लियर इफ एनी लेबर यूज्ड टू प्रोड्यूस 10 jobs in a, or 10 units of job in an hour, then if he is increasing a one job, that is if he is producing 11 jobs in an hour, तो हम मानेंगे कि वो प्रोडक्टिव है या उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी है. मटेरियल प्रोडक्टिविटी में हमने देखा था कि मटेरियल प्रोडक्टिविटी दो हिस्सों में डिवाइड की गई थी. एक था जो फिनिश्ड गुड्स, जिस मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन जाए, और एक हिस्सा था उसका जो वेस्टेज वाली बात थी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल वाली बात. क्योंकि अगर हमने माना था कि अगर 60 पीसेस हमको मटेरियल के इशू हुए हैं और उसमें से 50 कन्वर्ट हुए हैं फिनिश्ड गुड्स में, इंस्पेक्शन के बाद वो स्टैंडर्ड आउट क्वालिटी के मिले हैं और फिनिश्ड गुड्स में काउंट हुए हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हम अलग से देखेंगे. माने फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्टिविटी कैसे देखेंगे? दिस 50/60 टोटल नंबर ऑफ, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो हमारे स्क्रैप हो गए, जो वेस्ट हो गए, उसकी कॉस्ट निकालेंगे हम. जैसे 60 में से 50 वो हो गए, तो 10 यूनिट्स जो बचे वो स्क्रैप वाले हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओरिजिनल, मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब पीसेस, रॉ जॉब पीसेस इशू हुए थे, उनका देखेंगे. उसे 10/60 इंटू 100 हो जाएगा. सो वो निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल. तो इन दो को अगर हम कंबाइन करें तो टोटल मटेरियल प्रोडक्टिविटी को हम चेक कर सकते हैं. नाउ उसके बाद हमने देखा था मशीन प्रोडक्टिविटी. तो मशीन प्रोडक्टिविटी में वी हैव सीन इट इन टू वेज, दैट इज वन इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अनदर वन इज एफिशिएंसी ऑफ मशीन. तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन माना मेरे पास कितनी मशीन्स हैं, देन मैं ये देखूंगा कितनी मशीन्स अप टू डेट हैं, कितनी मशीन्स में वर्क हो सकता है. से आई हैव 30 कंप्यूटर्स इन माय लैब, सो माय कैपेसिटी इज 30, बट वर्केबल कैपेसिटी कौन सी है कि दो कंप्यूटर खराब पड़े हैं या प्रॉपर कहीं कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, तो उनको फिर मैं डिड्यूस करके दिखाऊंगा कि 30 टोटल है, लेकिन नहीं ये हो रहा है. तो वो उस तरह से कैपेसिटी में देख. जस्ट अ मिनट, आई हैव
ओके, सो हमने देखा था मटेरियल प्रोडक्टिविटी में दो एंड से हमने चेक किया था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और दूसरा एफिशिएंसी ऑफ मशीन. सो फर्स्ट वन वाज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ हमने कितने प्लान्ड आवर्स थे हमारे पास मशीन पे वर्क करने को और हमने कितने आवर्स में एक्चुअली काम किया है. सो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मशीन आवर्स टू द या अपॉन में प्लान्ड मशीन आवर्स इनटू 100. तो ये इस तरह से कैपेसिटी निकल जाएगी. देन कितना टाइम लॉस हुआ, क्योंकि डेफिनेटली जब हम ये रेशियो निकाल रहे हैं तो इसमें हम लिख रहे हैं एक्चुअल मशीन आवर्स अपॉन प्लांट मशीन आवर्स. तो मैंने एज्यूम किया था कि मैं 2 घंटे लैब करूंगा, लेकिन मुझे 1.5 घंटा ही चांस मिला लैब में काम करने का, तो वो रेशियो निकल गया. देन लॉस्ट टाइम में क्या था कि 2 घंटे में से मैंने 1.5 घंटा ही काम किया था, तो आधा घंटा एक्चुअली लॉस्ट टाइम में आएगा. मैंने मैंने प्लान किया था 2 घंटे के लिए, लेकिन मैं आधा घंटा कम बैठा, सो दिस इज लॉस्ट टाइम. सो मशीन आवर लॉस्ट अपॉन टोटल टोटल प्लांट मशीन आवर्स कितने हैं वो निकलेगा. ठीक है, तो वो हम इस रेशियो से हम निकाल लेंगे लॉस परसेंटेज कितना मिलेगा. देन नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मशीन. तो पहला है आउटपुट पर आवर. तो वो आउटपुट हम जो पर आवर निकाल रहे हैं, तो कितना आउटपुट और कितना हमने एक्चुअल मशीन आवर प्लान किया था. तो एक तरीका ये. दूसरा है मशीन यूटिलाइजेशन. हमने कितने स्टैंडर्ड आवर्स के लिए मशीन को वर्क करने के लिए प्लान किया था और हमने कितना आउटपुट निकाला आवर्स में. तो इन दो तरीके से हम चेक करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी ऑफ मशीन, और कलेक्टिवली ये हमको मशीन प्रोडक्टिविटी की जानकारी देती है. सो दिस वे वी हैव कंक्लूडेड आवर प्रोडक्टिविटी टॉपिक. एंड देन we must have seen, and if not, then let us go through it. Why we are discussing this much in productivity? We have a benefits of increased productivity also. That's why we are doing this much exercise. And higher the productivity, lower will be the cost. This is the statement, or vice versa. If the cost is low, then automatically productivity will increase. So we can arrive at like productivity is inversely proportional to the cost, and hence we can say if we need to increase the productivity, we have to reduce the cost at every point. Okay, now because we cannot say volume of production gives us the productivity. So not all about the volume of production. कॉस्ट हमको कम करनी है. देखिए इसमें क्या है, हम बचपन से सिंपल फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं. कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है. कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिला के दोनों सेलिंग प्राइस आता है. तो अगर हमको कॉस्ट कम करनी है और सेलिंग प्राइस हम सेम रख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में ये है कि यू कैन नॉट इंक्रीज द एमआरपी अनटिल अनलेस रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीजेस. तो रॉ मटेरियल प्राइसेस को हम फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम सेलिंग प्राइस को फिक्स कर रहे हैं. और अगर मुझे कॉस्ट उस केस में गिरानी है, कॉस्ट में अगर गिराता हूं तो मेरी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. दिस मींस प्रोडक्टिविटी विल कम अप. नेक्स्ट केस ये है कि अगर अगेन मैं सेलिंग प्राइस सेम रख रहा हूँ क्योंकि मटेरियल कॉस्ट सेम है और सर्विसेज लेबर कॉस्ट सेम है, तो कॉस्ट प्राइस अगर बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, माने प्रोडक्टिविटी विल रिड्यूस. सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड नाउ द हायर प्रोडक्टिविटी. व्हेन हायर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस द पेइंग, और हम ये करते क्यों हैं, सबसे मेन जो अल्टीमेट गोल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को. So if company is getting the higher productivity, this will increase the capacity of organization in terms of paying the salaries, in terms of paying the incentives, wages, and will definitely provide better or best working conditions. Because if we are able to deliver the quality products at low rates, then definitely will increase the quality of well-being of staff, labor, worker, operator, everyone. Definitely if they see that productivity is increasing, तो definitely जो भी ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के या कमिटी है या बोर्ड है ऑर्गेनाइजेशन का, they will definitely invest to move ahead. So this was the basic crux. That's what we did productivity all the time in last lecture.
And now moving ahead with the man-machine system. So what is man-machine system? Let us go through the historic background of or development of ergonomics also when it arrived. Just okay, hope you have seen the slide also. So ergonomics, as I told you earlier, it arrived from these two Greek words. One is ergo means work and nomos mean law. So it is law of doing certain work, and these are the basically laws which inculcate, which creates an interface between man and machine, and that interface has to be collectively productive one, so as to increase the productivity of the overall productivity of the organization. Now this word ergonomics officially actually came in 1949 through a business British scientist who was much concerned about the effectiveness of the complex military equipments. Earlier, as I told you, these all industrial engineering and ergonomic features firstly came in World War II. Then we can say at the defense stage or a military stage. So these ये इन्होंने सब जो अराइव किया है वो वहाँ पे किया है, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेकंड की वैल्यू होती है. देन दीज कॉन्सेप्ट्स दे हैव क्रिएटेड फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस and military hospital operations, and later stage it came into industrial revolution. And later it came to normal or general public products, I could say, that general consumer products. जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे आखिरी में आया, जैसे मैंने आपको कैमरा के बारे में भी बताया था जब हम लोग स्टडी करते थे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो मेथड स्टडी टाइम स्टडी करते थे, तो मैंने आपको इंडस्ट्रियल कैमरा के बारे में बताया था. वो इंडस्ट्रियल कैमरा एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन से लिया गया था, क्योंकि वहां पर एक एक सेकंड की जानकारी चाहिए रहती है, जीवन मृत्यु का सवाल होता है. तो वहां से वो कॉन्सेप्ट फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आया और इंडस्ट्रियल कैमरास बने टाइम और मोशन स्टडी के लिए. एंड देन लेटर इट केम इनटू नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल्स में भी कैमरास जो आए, वो उसमें टाइमिंग आप देखते हो, वीडियो और जो इमेजेस हैं उसमें टाइमिंग डली रहती है, कितनी कितने बजे खींचा गया, किसने खींचा, कौन से फॉर्मेट में है, और कितने मिनट का वीडियो है, किस सेकेंड में किस मिनट में क्या हो रहा है, ये सब है. सो अर्लियर दीज वर द फीचर्स फॉर इंडस्ट्रियल कैमरास ओनली, एंड लेटर ऑन दे केम इनटू जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और हम सभी तक ये चीजें पहुंची. तो दिस बेसिकली स्टार्टेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड at the later stage, George Baer studied this alignment and difficulties in silver miners. सिल्वर माइनर्स जो थे, माइनिंग में एक समय काफी दिक्कत थी, तो 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में इस पे बहुत सारी स्टडीज हुई टू रिड्यूस द ऑक्यूपेशनल डिसीजेस आल्सो. ऑक्यूपेशनल डिसीजेस माने जो ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन हमारे साथ होती हैं. जैसे ऑक्यूपेशन मेरा क्या है, मैं टीचर हूँ, तो मेरी एक आदत है, एक टीचर की एक आदत होती है, वो किसी भी चीज को दो तीन एग्जाम्पल के साथ समझाता है और एक ही सेंटेंस को दो या तीन तरीके से बोलता है और दो से तीन बार कम से कम बोलता है. तो ये ऑक्यूपेशनल डिसीज है एक तरह से. और जैसे फैक्ट्री से एक बंदा आया, तो फैक्ट्री में अगर वो शॉप फ्लोर में काम कर रहे हैं, तो उनको ऊंचा सुनने और ऊंचा बोलने की बीमारी हमेशा रहेगी. उनके ईयर ड्रम्स बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि हायर अमाउंट ऑफ नॉइस उनके कान में जाता है, इफ दे आर नॉट ट्रीटिंग आवरसेल्फ टू बियर जो हेडफोन्स होते हैं जिनसे आवाज रिड्यूस होती है, वो अगर नहीं वो लगाते हैं तो ये ऑक्यूपेशनल डिसीज उनमें आती है. ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें अलग अलग तरीके की डिसीजेस
या कुछ परमानेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो ये स्टडी 16th और 17th सेंचुरी में जॉर्ज बेयर ने किया था। देन लेटर ब्रिटेन इटसेल्फ ने 1952 में peoples have studied the फिजियोलॉजी और डिजाइन और ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग में यूएस ने 1957 में स्टडी की थी, और यूएस मिलिट्री ने इन सबको स्टडी करके एम्प्लॉय किया था उस समय। इसलिए वहाँ पे इसको ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटिश पीपल और हम लोग उसको एर्गोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। एंड विद द इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी और प्रोडक्टिविटी की तरफ ले गई, तो पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी वेरी वेल। और फिर मिलिट्री से जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी ये आने लगा। एंड आई टोल्ड यू एर्गोनॉमिक्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है, ये शुरू से ही है, जब तक ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं हुआ था तब से ही ये है, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल साइंसेस, हर तरह की इंजीनियरिंग साइंस और ये सब एप्लीकेबल, एनाटॉमी, ये सब एप्लीकेबल है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट तो है ही। ओके, नाउ लेट अस कम टू मैन मशीन सिस्टम। मैन मशीन सिस्टम हम जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी भी हमने इसी पे देखी है। मैन इधर इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और सिंगल पर्सन। तो हम मशीन से इंटरेक्ट कर क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द स्टैंडर्ड डिजायर्ड आउटपुट, जो हमको चाहिए, दैट आउटपुट शुड बी द स्टैंडर्ड वन और डिजायर्ड वन, है ना, अगेंस्ट द गिवन इनपुट, है ना। तो जो हमको इनपुट मिला हुआ है उससे हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक, नाउ हियर यहाँ पे वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो कई जगह पैकेजिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, या किसी भी इंडस्ट्री का जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ वुमेन्स भी इंक्लूड होती हैं। और दूसरा क्या है, बहुत सारी चीजें में इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइस फैसिलिटी है, टूल है, चीजें हैं, इन सबको कैरी आउट कराना है, ऑपरेशन कराना है, इन सारी चीजों में भी मैन मशीन सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करता है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन मशीन सिस्टम एज द क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम। तो ये दो तरह के लूप सिस्टम है। नाउ लेट अस गो थ्रू द क्लोज लूप सिस्टम। इट इज द सिस्टम which runs continuously, जिसपे कोई प्रोसेस हो रही है, वो ऑटोमेटेड वर्क है, वो कंटिन्यूस हो रहा है। तो कोई भी सिस्टम काम करता है तो हमको एक फीडबैक चाहिए रहता है कि वो कंटिन्यूसली कंट्रोल्ड प्रोसेस बनी रहे। जैसे इफ वी वांट आवर स्टूडेंट टू प्रोग्रेस, so we will evaluate our student and will show the evaluation sheet also कि भाई आपने कहाँ गलती की, क्या किया, so that there will be definitely a chances, and what are all the mistakes or things the student has done, वो फीडबैक उसको और उसके पेरेंट्स को दिया जाता है, so that वो कंटिन्यूसली कंट्रोल्ड वे में सही डायरेक्शन में ही हो। माने सेल्फ, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम या सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिस्टम। तो उसका चार्ट यहाँ बना हुआ है अपने सामने। First one is, this is man, which is operator, or any student or whosoever it is. Then it has a control in his hand. वो कंट्रोल से मशीन में ऑपरेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। वर्क डन के बाद मशीन ने कुछ डिस्प्ले किया, और डिस्प्ले करके अगेन डिस्प्ले जब होगा तो वो फीडबैक किसको मिलेगा? जिस बंदे ने इस लूप को, इस सिस्टम को, इंटरफेस को एक्टिवेट किया था। सो ही इज हैविंग ऑल द कंट्रोल। इफ थिंग्स गोज लाइक, माँ है, माँ ने नमक डाला लेकिन कम पड़ा, तो जब चख के देखा, विच इज डिस्प्ले, कम था, तो अगेन माँ क्या करेगी, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेगी। सो दिस लूप्स helps us to go towards the continuous and perfect system. Like we are driving a car, if we are driving a car, तो हमारे जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर होता है, वहाँ पे जो स्क्रीन शेयर होती है ओडोमीटर स्पीडोमीटर की, वहाँ बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं, है ना।
और जब हम लेथ ऑपरेट करते हैं तभी हमारे पास आजकल ऑटोमेटिक लेथ में डिस्प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस भी रहते हैं। सो दिस वे ओपन लूप सिस्टम हम देखेंगे, मैन मशीन सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, and tomorrow we'll carry out this man machine system in detail. If you have any doubt till now, please ask, or you can even ask the same in the next class also.